बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि जब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर के बाद, तो उस वक्त रमज़ान कादरफ ने ऐलान किया, उस वक्त पुतिन के साथ इनकी हुई मुलाकात, और मुलाकात के फौरी बाद इन्होंने ऐलान किया कि देखिए यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है, हमारी फौजें तैयार हैं। चचनिया के 25,000 फाइटर्स, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, तमाम असला, तमाम चीजें उनके पास हैं। हम किसी भी वक्त फलस्तीन को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे जब पुतिन हुक्म करेगा। और ये बात उसने तब कही थी कि जब उसकी पुतिन से मुलाकात हुई। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त पॉलिसी क्या थी। उस वक्त रशिया ने असल में पैगाम ये दे दिया था, ये देखो चचनिया एक अलग मुल्क है, हाँ ठीक है, सारे कहते हैं कि जी ये पुतिन के साथ है, लेकिन अगर इसराइल ने ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो हमारे फाइटर्स तैयार हैं। उस वक्त दुनिया को समझ नहीं आई थी कि रूस गेम क्या करने जा रहा है। इसराइल ने अब जाकर ये मामला सामने आया कि जब इसराइल ने 15 के करीब मिसाइल मारे तो वो तो रशिया ने शाम से रोक दिए। अब असल कहानी शुरू हुई है। रमज़ान कादरेव ने एक बड़ी गैदरिंग से खिताब किया और उसने कहा कि मुझे पता है तुम सब लोग मुझे कह रहे हो और मुझे पैगामात आ रहे हैं कि हमने फ़लस्तीन जाना है और फ़लस्तीन जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना है, और हमारी ट्रेनिंग ये किस काम की है कि अगर हमने जाकर नहीं लड़ना और ये मोमेंट आ गया। उसने कहा कि फ़लस्तीन से पहले यूक्रेन में आओ, यहाँ पर जाकर इनका सफाया करो, फिर उसके बाद मामला आगे जाएंगे और फिर पुतिन का जो हुक्म होगा हम वो करेंगे। उसने असल में ये बात जो कही है, ये दो चीजों को मिलाकर आप समझें। उसने क्यों ये बात की? उसने कहा कि फलस्तीन के मामले पर हम चूंकि मुसलमान हैं, हम लेकिन इत्तेहादी हैं पुतिन के, तो इस सारे मामले पर हम क्लियर आपको बता देना चाहते हैं कि पहले यूक्रेन के अंदर जाकर हमने लड़ाई करनी। यानी असल में उसने इंडिकेट कर दिया है कि जो लड़ाई करना चाहता है, हमने पोजीशन क्लियर कर दी है। यूक्रेन को फतह करते ही हम फलस्तीन में कूद पड़ेंगे और ये लड़ाई वहां पर चली जाएगी। यानी उसने असल में पैगाम दे दिया है कि पहले यूक्रेन के अंदर हमने, चूंकि अमेरिका और ये सारी ताकतें हैं, अगर हमने यूक्रेन को जल्दी फतह करवा लिया, ये जंग हमने जल्दी जीत ली, तो उसके बाद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि उसके बाद जब रूस ऐलान करेगा कि ठीक है जी हमारी पॉलिसी बदल गई है और चचनियन ऐलान करेंगे कि जी हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हमें यूक्रेन के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जो इसराइल का भी प्लान है कि उसको गर्क करने का, उसको हम निमट लें यहाँ से, और उसके बाद हम जाएंगे फलस्तीन के अंदर। ये उसने असल में इंडिकेट कर दी है पॉलिसी। और ये असल में एक कहानी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इस कहानी के अंदर देखिए, अभी तक तो सूरत हाल है कि ईरान से पूछा गया कि आप जाएंगे इसराइल के साथ लड़ाई करने, उन्होंने कहा हमास को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, वो अभी अकेले ही उन्होंने गला पकड़ा हुआ है इसराइल का, लिहाजा भी ज़रूरत नहीं। हाँ, जब उनको कभी ज़रूरत होगी, उन्होंने अभी कहा कि हम साल तक आसानी के साथ इस जंग को कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल है, असला है, तमाम चीज़ें हैं, तो हम ये लड़ाई कर सकते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर आप अंदाजा कर ले कि ईरान नहीं जा रहा, हिजबुल्लाह नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं इन्होंने गले से पकड़ा। या तो जरूरत हो कि देखिए, अगर इस वक्त हमास से जंग हार रही होती तो फिर आप ज़हन में रखिए कि इन्होंने डायरेक्टली उसी वक्त आ चुके होते, अब तक तो पता नहीं पूरा फलस्तीन ये खा चुके होते। अभी ये नहीं हो रहा तो उन्होंने फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली। अब ये हिजबुल्लाह को इस जंग में लेकर आ रहे हैं, यमन का महाज खोल दिया है, पूरे खित्ते के अंदर एक जंग लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो कहानी सामने आई है वो है रशिया की एंट्री की। जब इसने ऐलान कर दिया है कि जी मेरे 25,000 तमाम फाइटर्स तैयार है और एडवांस नोटिस नहीं चाहिए कोई। यानी ये बड़ी मजे की बात है कि आप एडवांस नोटिस देते हैं, वो कहते हैं जी हमें 1.5 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, हम घर वाले, वो कहते हैं आप रात को 12 बजे कहेंगे तो 12:01 पर हमारे 25,000 जो फाइटर्स हैं वो तैयार होंगे और हम लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे। और वो बार बार रमज़ान कादरेव को कह रहे हैं कि हमने फलस्तीन जाना। वो कहता है पहले आप यूक्रेन वाला मसला हल कर लें, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे लोग रूस के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो ये है कि यूरोप को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने की पूरी तैयारी हो रही है, और वो है रूस के साथ। ये बात ज़रा समझ लें। यानी रूस के साथ वो क्यों? देखिए, बेलारूस में उसने अपने जाकर मिसाइल तैनात कर दिए। तो इस सारे मामले के अंदर क्या इस वक्त सिनेरियो बना है? वो सिनेरियो ये बन रहा है कि ये सारा कुछ असल में वो रूस के खिलाफ करने के लिए जा रहे हैं कि हम इसको पकड़ेंगे
और हम इसका सारे का सारा मामला खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ से वो नहीं जीत पा रहा। अब चूंकि वो इत्तेहादी है उनका, तो वो असल आप देखिए स्टार्ट ऐसा नहीं था। स्टार्ट ये था कि उस वक्त जब जैसे जंग छिड़ी थी तो इनका ख्याल था, सबका ये ख्याल था कि हमास को शायद, चूंकि इसराइल इतनी बड़ी ताकत है तो शायद उसको गालिबन हो सकता है 10-12 दिन में शिकस्त हो जाए। देखिए मेजोरिटी मुसलमानों का भी यही ख्याल था, सारी दुनिया का भी यही ख्याल था कि इसराइल इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन अमेरिका का ख्याल डिफरेंट था। उसने कहा था ग्राउंड ऑपरेशन ना करना, तुम फंस जाओगे। शायद उसके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि हमास की इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी भी इंटेलिजेंस मालूमात बहुत सारी फेल गई। इस सारे मामले पर सबको ये था। उस वक्त जब रमजान कादिरेव ने ऐलान किया तो पॉलिसी पुतिन की ये थी कि अगर ये यहाँ पर यानी फ़लस्तीन के अंदर मामला बिगड़ते जाएंगे और यानी हमास शिकस्त खाएगा, तो चूंकि वेस्ट बैंक में आएगा प्रिय मस्जिद अक्सा पर, तो हम ये काम करेंगे कि फौरी तौर पर अपनी फौजें रवाना कर देंगे और नाम ये होगा कि चचनिया चूंकि एक आज़ाद मुल्क है तो लिहाजा वो इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन वो पुतिन के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, उनकी मर्जी अपनी चलती है। हाँ वो इत्तेहादी है। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने कहा अमेरिका को, जब उसने कहा कि आप इस जंग को बंद करवा दें, आप हमास को रोकें, आप यमन को रोकें, हिजबुल्लाह को रोकें, उन्होंने कहा हम कैसे रोक सकते हैं, वो अपने अपने आज़ाद मुल्क हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, तो हम नहीं रोक सकते हैं उनको। हाँ हमारे इत्तेहादी हो सकते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन फैसला उनका, वो अपने ममालिक में पूरी तरह आज़ाद है फैसलों में। तो ये ही अमेरिका कहता है। बहुत सारे चुटकुले आप करते हैं। अब यहाँ पर ये कहानी कि उस वक्त रूस की पोजीशन ये थी कि ये आज नहीं तो कल गिरा तो फिर हम तैयार। उन्होंने रमजान कादिरेव को कह दिया था और उसी वक्त पुतिन की मुलाकात हुई और उसने आकर स्टेटमेंट दे दी। ये असल में उस वक्त फौजें तैयार थी इनकी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जंग के अंदर इसराइल का जो पलड़ा है वो भारी नहीं रहा। देखिए वो मारा था आम लोगों को, लेकिन फौज तो उसकी मार खा रही है ना, ऑपरेशन तो नाकाम हो गया ना, वो तो नहीं जीत पा रहे। हिजबुल्लाह से उन्होंने लड़ाई कर ली। तो फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिसी जब देखी, हमास की लीडरशिप को रूस बुलाया, ईरान की लीडरशिप को बुलाया, पूछा मामला देखे, तो उन्होंने कहा कि ये तो जंग इतनी आसानी से हारने नहीं वाले, ये तो साल तक लेकर जाएंगे, तो लिहाजा अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्लान रूस ने चेंज किया है। प्लान ये बना है कि वो रमजान कादिरेव को, चेचनियन फाइटर्स को कह रहे हैं कि आप जाएं और यूक्रेन में लड़ें, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है, जो उन्होंने वहां पर एटमी हथियार डिप्लॉय किए हैं बेलारूस में, वो इसलिए किए हैं ना कि हालात इस वक्त यहाँ पर ये जा रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। यानी चीज़ें इस तरह कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं कि इस वक्त पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि देखिए यूक्रेन का मामला ये है कि रूस ने फाइनल मोमेंट देने हैं कि यहाँ पर जाकर उसने कहा कि अब मैं जंगबंदी के लिए तैयार हूँ। शराइत मेरी होगी, शराइत उसकी ये है कि यूक्रेन को उसने शामिल करना है और उसकी कोई वजह नहीं है। तो इस सारे मामले के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और इनको खतरा ये है कि जब हम ये आखिरी राउंड करेंगे तो हो सकता है बड़े हमले हो तो हमें फाइटर्स चाहिए हो। तो फाइटर्स जब चाहिए हो तो चेचनिया के 25,000 के करीब जो फाइटर्स हैं, और ये बड़े तगड़े फाइटर्स हैं, इनको फुली ट्रेंड किया, इनको ये पैसा देते हैं, इनको खाना पीना देते हैं, घर देते हैं, तमाम चीज़ें देते हैं, और इसका सारा खर्चा रूस ने उठाया हुआ है। लीडर है रमजान कादिरेव, उसकी एक आवाज़ पर। देखिए ये वो फौज है जो कोई नोटिस की आपको जरूरत नहीं, आप ऑर्डर करें 1 मिनट के बाद उनकी हाँ वो कह रहे हैं कि बस आप ऑर्डर करें, हम तैयार हैं। तो लिहाजा इस सारे मामले पर उन्होंने जब पोजीशन बदलती देखी तो उन्होंने कहा अब पहले आप यूक्रेन को कर ले, यानी उसे क्लियर इंडिकेट कर लिया कि यूक्रेन हमने फतह कर लिया और उसके बाद हम फ़लस्तीन चले जाएंगे, फिर हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, जब उनको ज़रूरत होगी जैसे ही वो कॉल करेंगे हम आ जाएंगे। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर देखिए इस वक्त जिस तरह मिसाल के तौर पर हमास इस वक्त बड़ी खुश है इस मामले पर कि यमन ने नाटका बंद करके रखा हुआ है, ईरान यमन की मदद कर रहा है और इन्होंने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को और इसके इत्तेहादियों को। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब तो इनकी बॉट्स तैयार हैं, तमाम चीज़ें तैयार हैं, तो वो तो पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार है। तो उसको ये लग रहा है कि ठीक है बैकअप प्लान है। इवन के ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जब ये बयान दिया, उन्होंने कहा इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो खुद कफील और कर सकते हैं। यानी उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि आप इसको इंगेज करें, आप इंगेज करके रखें, हम बाहर वो जो फोर्स उधर भेजनी है हम यहाँ पर करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन तो उनका नाकाम है। हमास को इससे बड़ी चीज चाहिए कोई नहीं थी कि उनका इसराइल की फौजों से मुकाबला। अभी तक तो वो ये काम करते थे, रॉकेट मारते थे, वो उधर से जाकर सिविलियन को मार देते थे, तो दूबदू तो फेस टू फेस तो मुकाबला हुआ ही नहीं था। तो पहली दफा हुआ तो वो इतने ज्यादा खुश है, बल्कि वो तो ये चाहेंगे कि इस ऑपरेशन के तहत हम इनको
तबाह करते रहे, मारते रहे, इतना नुकसान उन्होंने इनका कर दिया है, इतने पॉइंट्स वीकनेस और इतना कुछ, यानी आप सोच लें रेपुटेशन खराब हो गई इसराइल की, सब कुछ हो गया और दुनिया को ये पता भी चल गया कि कितनी ताकतवर फोर्स है, यानी वो नाकाम हो गए पूरी तरह। अब वो खुश है, उनको ये लग रहा है कि यमन ने उधर से गले से पकड़ा, हिजबुल्लाह ने पकड़ा, ईरान तैयार है और रशिया तैयार है। रशिया के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उनको असला दे रहे, उधर नॉर्थ कोरिया वो भी तैयार है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर रमजान कादिरोव की पोजीशन बड़ी हो गई है क्लियर। इन्होंने अब करना क्या है कि पहले यूक्रेन को करवाएंगे फतह पूरी तरह। जब यूक्रेन फतह हो जाएगा तो देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आकर करेंगी डील बहुत बड़ी। एक डील ये करेंगे रूस के साथ कि भाई आप हमें गैस दें, बहुत सारे ममालिक छोड़ देंगे अमेरिका को। क्या, जैसे मिसाल के तौर पर अब आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि यमन के मामले पर जब ये यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप नाकाम हो गए हैं सिक्योरिटी देने में, तो उन्होंने गुफ्तगू का आगाज कर लिया है कि जितनी यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं वो मिलकर एक नेवल फोर्स बनाएं और उसको वो यमन के अंदर तैनात करें और तैनात करके जितने शिपिंग जहाज और तमाम आ रहे उनकी हिफाजत करें। लेकिन इस सारे मामले पर उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका पर अब रिलाई नहीं कर सकते, अमेरिका की वो ताकत नहीं है, अमेरिका की वो पावर नहीं है, लिहाजा अमेरिका ये मैनेज नहीं कर सकता। तो उन्होंने अब ये काम ये करना है कि रूस के साथ डील करनी है बाद में। शायद ये इस सारी सूरत हाल में ये भी वो फैसला कर ले कि नेवल फोर्स भेजने से बेहतर है कि हम यमन के साथ डील ही कर ले कि ठीक है हम इसराइल माल नहीं भेजेंगे, इसराइल को बात हजम नहीं होगी। अब ये सारे का सारा जो मामला हो जाएगा, आप अंदाज़ा कर ले कि ये रमज़ान कादिरोव की बात नहीं है। जब ये रूस का मामला हो जाएगा तो उसके बाद रूस हो जाएगा क्लियर, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। फिर जब वो इसराइल को ललकारेगा और रमज़ान कादिरोव ने जो चेचनिया के ये फाइटर जब वो भेजेंगे तो रूस उसको देगा अपनी टेक्नोलॉजी, ईरान उसकी बुरी मदद करेगा। ये कहाँ से दाखिल होंगे? ये दाखिल असल में होंगे शाम से दाखिल होंगे। किस तरह दाखिल होंगे वो उनको दाखिल होना आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरंगें हमास की हैं ये खाली यहाँ तक थोड़ी हैं, ये तो आगे तक जाकर भी मिलती हैं। तो इन्होंने प्लान अब ये कर लिया हुआ है और आज उन्होंने बड़ा क्लियर अपने फाइटर्स को पैगाम दे दिया है कि वहाँ पर वो लड़ाई कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, वो अभी तक जीत रहे हैं। उन्होंने इसराइल को जीतने नहीं दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे, फ़िलहाल हमें सबसे पहले तैयार हैं हमारे 25,000 फाइटर्स यूक्रेन जाएं, वहाँ पर जाकर लड़ाई करें, उसको फतह करें। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि हमने फ़लस्तीन जाना है और जाकर उसको आज़ाद करना है। देखिए ये जो मामला है इसने असल में इसराइल की इस वक्त हर एक चीज़ पर नज़र है। जब रमज़ान कादिरोव ने ये पहला बयान दिया था कि भाई हम तैयार हैं, ब्रिटेन का जब हुक्म होगा तो हम लोग चले जाएंगे, उस वक्त इसराइल को बात बड़ी खटक रही थी कि डायरेक्टली, जाहिर सी बात है रशिया ने अपनी ताकत भी तो दिखानी थी और उन्होंने पैगाम देना था बड़ा क्लियरली इसराइल को। इसराइल ने असल में अपने बड़े फाइटर्स भेजे थे यूक्रेन के अंदर, इसके कमांडर्स थे, फौजी थे, असला था, सपोर्ट थी, सब कुछ था, उसे सब कुछ भेजा। और असल में वो चाह रहे थे कि हम रूस का नाटका बंद करें। प्लान उनका बड़ी देर से ये था, रूस का बंद करें, नाटका चाइना का करें और फिर उसके बाद हम देखें इनके साथ क्या हाल करते, क्योंकि रूस और चाइना असल में मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने मामला तय कर रहे थे। ये वैक्यूम जो हुआ था, अब ब्रिक्स ने जो ये सारी तंजीम है उन्होंने फैसला किया, मुस्लिम कंट्रीज भी उसमें, कि भाई हमने आइंदा के बाद US डॉलर इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो उनको इस वक्त खदशा ये था कि अगर ये डॉलर्स ख़त्म कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अमेरिका का तो राज ख़त्म हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम रूस को ही ख़त्म करते हैं और रूस के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो उन्होंने ये पूरी जंग डिज़ाइन की, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस जंग के अंदर उनके साथ ये कुछ होगा। अब आप देख लें कि यूक्रेन की पोजीशन कितनी ख़राब हो चुकी है, लड़ाई चल रही है। यहाँ पर एक और भी बात बड़ी अहम हुई है जो रूस ने 3-4 दिन पहले बड़ी क्लियर कर दी थी। पुतिन ने यह बात कही थी कि देखें, जो लड़ना चाहता है हमारे साथ आए, यूक्रेन में लड़ाई करे, हम उसको पैसा देंगे, असला देंगे, घर देंगे, नेशनैलिटी देंगे, तमाम चीज़ें देंगे, आए हमारे साथ लड़े। तो उन्होंने असल में किसको कहा था? वो असल में किसको उन्होंने कहा? एक अफ्रीकन कंट्रीज़ को और एक मुस्लिम कंट्रीज़ को कहा कि देखो आओ लड़ो, हमारा मुकाबला है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तो तुम लोग तो उनके खिलाफ होना, तो तुम आओ हमारे साथ लड़ो। रमज़ान कादिरोव को वो क्यों आगे रखते हैं? क्योंकि वो मुस्लिम है और चेचनिया के फाइटर्स उसके साथ है, तो वो क्लियरली ये बात कहना चाहता है कि देखो लड़ाई जब करनी है ना, तो ये देखो ये भी तो मेरे साथ है। तो कल को पोजीशन जब क्लियर हो जाएगी तो इन्होंने जाना ही जाना, इनकी इसराइल से लड़ाई होनी है। 16 लाख के करीब रशियन इसराइल में रहते हैं और जब ये मामला हो जाएगा तो आप अंदाज़ा कीजिएगा, आप देखेंगे कि रूस ऑर्डर पास कर देगा
कि जब इनके आपस में लड़ाई होगी कि ये 16 लाख रशियंस फौरी तौर पर वापस पहुंचे, इनमें से कोई हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकता, लड़ा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर देखें कि उस वक्त मामला किस जानिब जाता है और वो देखने वाला उस वक्त मामला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।